नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार नबाम रेबिया निर्विरोध निर्वाचित। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने श्री नबाम रेबिया को दी बधाई। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, वर्ष 2022 से सभी जिलों सहित राज्य के सभी कार्यालय ई ऑफिस प्रणाली से कार्य करना देंगे कर शुरू। पूर्वोत्तर राज्य के लिए ई ऑफिस पर ऑनलाइन कार्यशाला के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, सभी विभिन्नों में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए चल रही है डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उन निजी कंपनियों के खिलाफ अगले महीने के अंतिम सप्ताह तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को नहीं किया पूरे वेतन का भुगतान। अरुणाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार नबाम रेबिया निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के सचिव और चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर के हाबुंग ने उम्मीदवारों द्वारा आज अपना नाम वापस लेने के अंतिम दिन ये घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन सहित राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य और विधायक उपस्थित थे। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री रेबिया ने अपने निर्विरोध निर्वाचन के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के अन्य नेताओं के समर्थन के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि वे राज्य के साथ साथ राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने श्री रेबिया के निर्विरोध निर्वाचन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन का उनका लंबा अनुभव राज्य के लिए सहायक होगा। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, एनपीपी, जेडीयू और अरुणाचल पीपल्स पार्टी ने भी राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने पर नबाम रेबिया को बधाई दी। गौरतलब है कि नबाम रेबिया मुख्यमंत्री पेमा खांडू की पिछली सरकार में राज्य मंत्रिमंडल में थे और उन्हें वर्ष 2019 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। श्री रेबिया इससे पहले 1996 से 2008 तक लगातार 2 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। जो हमारा जनता है उसका तरफ से, इसके बाद अरुणाचल राज्य के सरकार की ओर से और अरुणाचल प्रदेश के अन्य जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उन सभी की ओर से हमारा आज जो निर्विरोध हो के राज्यसभा में हमारे जो नए सांसद जो रिप्रेजेंट करेंगे श्री नबाम रेबिया जी को, उनको तहे दिल से बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का बात है और आज मैं समझता हूं कि अरुणाचल का इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के तीनों ही सांसद, लोकसभा के दोनों सांसद इंक्लूडिंग आज जो अनुपोस्ट होके इलेक्ट हुआ है श्री रेबिया जी, भारतीय जनता पार्टी तीनों एमपी अपना ही खाता में लिया है। तो इट इज़ एन हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द पार्टी एज ए होल। तो हम उम्मीद करेंगे कि अभी श्री नबाम रेबिया जी वहाँ सांसद में जाने के बाद अरुणाचल का इंटरेस्ट में बहुत अच्छा से काम करेंगे। बहुत ही सीनियर लीडर है, पहले भी 2 बार सांसद राज्यसभा में वो बैठ चुके हैं। इस असेंबली सेक्रेटरीट का पहले फॉर्मर स्पीकर भी रह चुका है और सरकार में मिनिस्टर भी रह चुका है। तो इनका डायनामिक्स ऑफ एक्सपीरियंस बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही अच्छा है। आने वाला दिनों में इनको यहाँ से हम लोग ने जो अनोपोज करके भेजा है तो उससे ज़रूर स्टेट में फ़ायदा होगा। मैं सभी को धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस पद के लिए लायक समझे और भारत के संसद में, राज्यसभा में मुझे जो भेज रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा जनता की उम्मीदों पर उतर खड़ा होने के लिए मैं कोशिश करूंगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि वर्ष 2022 से सभी जिलों सहित राज्य के सभी कार्यालय ई ऑफिस प्रणाली से कार्य करना शुरू कर देंगे। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ई ऑफिस पर आज एक ऑनलाइन कार्यशाला के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार वर्ष 2016 से डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा गवर्नेंस में लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
उच्चतम न्यायालय निर्देश दिया है कि उन निजी कंपनियों के खिलाफ अगले महीने के अंतिम सप्ताह तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान नहीं किया हो। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एम शाह के पीठ ने कहा है कि उद्योगों और कर्मचारियों दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, इसलिए दोनों पक्षों को मिलजुल कर इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए। पीठ ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे समाधान की इस प्रक्रिया में सहायता करें और इस बारे में संबंधित श्रम आयुक्तों को रिपोर्ट दें। न्यायालय ने केंद्र से सभी से कहा है कि वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के 29 मार्च से सर्कुलर की वैधता के बारे में 4 सप्ताह के भीतर एक और शपथ पत्र दाखिल करें। इस सर्कुलर में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से पूरे वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। इस सर्कुलर के विरोध में विभिन्न कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं पर अब अगले महीने के अंतिम सप्ताह में सुनवाई की जाएगी। जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक में व्यापारियों को लेट फीस में छूट देने का निर्णय लिया गया है। नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ मंत्रियों ने भी बैठक में भाग लिया। जीएसटी परिषद की यह बैठक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद पहली बार हुई, जिसमें राजस्व में आई कमी और राज्यों के क्षतिपूर्ति जैसे मुद्दों पर विचार किया गया। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2020 के दूसरे तिमाही के बाद सुधार आएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाददाताओं को में बातचीत में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उनसे कोरोना से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। Yeah, I think this year the growth being, being very low and possibly there being a decline in output is something that is part of our working assumptions. At the same time, the recovery, possibly in the second half of the year or or next year is also part of our baseline expectations. So Fitch has also talked about the fact that they expect the general government debt to GDP for India to be sustainable and in fact come down in future because of the growth path that we are likely to follow given the emphasis on structural reforms. So I would maintain that is the path that we are quite likely to go into in the future. केंद्र सरकार ने बताया है कि देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 49.47% हो गई है। कुल 1,47,195 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान इस संक्रमण से 6,166 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1,41,842 है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 10,956 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि होने के बाद देश में ऐसे मामलों की संख्या 2,97,535 हो गई है। एक ही दिन में सामने आने वाली संक्रमण की पुष्टि मामलों की संख्या ये सर्वाधिक है। पिछले 24 घंटों में 396 लोगों की मौत होने से मरने वालों की कुल संख्या 8,498 हो गई है। देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर में 2.85% पहुंच गई है। अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 के 6 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है, जिनमें 63 सक्रिय मामले हैं। 4 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव अमरनाथ तलबड़े ने कहा है कि अदालती मामलों में फंसे वर्ष 2017 की प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए लॉकडाउन के दौरान इंटरव्यू करना एक
चुनौतीपूर्ण कार्य था। उन्होंने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग ने इसे ध्यान में रखते हुए मुख्य परीक्षा में सफल अरुणाचल प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों से उम्मीदवारों को समय से सूचित किया और कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए गए। श्री तलवड़े ने बताया है कि ईमेल के माध्यम से सभी उम्मीदवारों को कोरोना संक्रमण को देखते हुए इंटरव्यू के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई। 312 कैंडिडेट जो है ये ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश से थे, ईटानगर से थे, बट बाहर का लोग भी थे उसमें। तो हिमाचल प्रदेश से थे, दिल्ली से थे, चेन्नई से थे। तो वो लोगों को लेके आना इस लॉकडाउन में बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उनको एडवांस में हमने बता दिया है और सारे गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है ना, हमारे जो सारे सीनियर आईएएस ऑफिसर एक स्टेट का उन्होंने नोडल ऑफिसर बनाया था वहाँ से जो लेके आने का, उनका भी मदद लिया हमने, मदद लेके उनको भी लेके आ गया है। ये इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट। तो 100% स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स आए, आके वो लोग इंटरव्यू दिया है यहाँ पर। सजेशन ये है कि मेरा जो अभी जो एक्सपीरियंस हुआ हमारा APPSC का 2017 का जो एग्जामिनेशन का, उस टाइम पे मैं तो नहीं था, लेकिन पास्ट हिस्ट्री ये कहता है कि वहाँ पर देयर वाज लॉट ऑफ वायलेंस। तो बहुत सारे लोग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पास करने के बावजूद भी वो लोग मेंस लिखा नहीं है, वो लोग स्ट्राइक पे गया, वायलेंस हुआ। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को सुनने में आए थे कि वो लोग सफ़र हो रहे हैं अभी, क्योंकि करीब 1339 जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो पास उसमें क्वालिफाई हुआ था, मतलब मेंस एग्जाम के लिए, उस एग्ज़ाम में वो लोग सिर्फ 624 स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ था। तो वो 624 कैंडिडेट दे बिकेम वेरी लकी। तो इसलिए आप लोग ये जो लिटिगेशन का, कोर्ट का, वायलेंस का, इस चीज़ों में आप कभी पढ़ना नहीं चाहिए। तो आप अपना स्टडीज़ में आप ध्यान दीजिए, ये सारे पॉलिटिक्स के बारे में ध्यान मत दीजिए। अगर उसमें दीजिए तो आपके लिए नुकसान हो गएगा। लोक निर्माण विभाग के सचिव कालिंग तायंग और PWD हाईवे के मुख्य अभियंता कुरु सेरा ने राजधानी ईटानगर से चंद्रनगर से कारसिंगसा तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया। संवाददाताओं द्वारा पूछे गए सवाल में लोक निर्माण विभाग के सचिव कालिंग तायंग ने कहा कि लॉकडाउन और मानसून के चलते निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा है कि कार्य को त्वरित गति से पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इस अवसर पर PWD हाईवे के मुख्य अभियंता कुरु सेरा ने कहा है कि ईटानगर और नाहरलगुन के बीच 35 कलवर्ट का निर्माण पूरा किया जा चुका है। उन्होंने कहा है कि परियोजना एजेंसी को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। ये आने वाला मार्च तक तो कुछ देगा, लेकिन 100% कंप्लीट होगा बोल के तो हम नहीं बोल सकता है, लेकिन हम लोग जरूर अच्छा रास्ता देने की कोशिश करेंगे। तो पूरा कॉन्ट्रैक्टर का हाथ में है, डिपार्टमेंट तो आपको सिर्फ सुपरवाइज करते हैं। तो वो कितना लेबर कितना ये करके लेबर लगा पाएगा उसका ऊपर में डिपेंड करेगा। अभी एजेंट टू आपको भी मालूम है, कोविड की वजह से तो कोई भी आना जाना नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर का पास में अभी हार्डली 1-2 तो लेबर है। जो भी लेबर उसका पास में था वो सब भी अभी सब चुप के निकल गया है बोलता है। फिर वापस आने के लिए प्रॉब्लम, क्वारंटाइन में जाना है, वो तकलीफ हो रहा है। होटल है इस वाला जो पप्पू यूपिया वाला सेगमेंट है, उन सबको MORTH के सैंक्शन के आधार पे टेंडर वगैरह हुआ है, लेकिन टेंडर होने के पश्चात बारिश के कारण तो काम, एक तो कोविड था, कोविड के लॉकडाउन के चलते लेबर्स वगैरह भी नहीं आ पाए, दूसरा भी बारिश शुरू हुआ है तो मेंटेनेंस वहाँ पे नहीं हो पाया। से जो ईटानगर था उसमें भी 1-1.5 साल। राज्य में कई संगठन रक्तदान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अरुणाचल ब्लड डोनर्स एसोसिएशन राज्य में आपात स्थिति में मरीजों की जान बचाने के लिए उन्हें रक्त मुहैया कराने में लंबे समय से लगा हुआ है। इस संगठन के अध्यक्ष रमेश जेके पिछले कई वर्षों से प्रदेश के युवाओं और अन्य वर्गों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करने में लगे हुए हैं। उनके प्रयास से राजधानी ईटानगर में नियमित अंतराल पर रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है। रमेश जेके के अथक प्रयास से प्रदेश में कई लोगों को इमरजेंसी के समय उनके ब्लड ग्रुप का रक्त उपलब्ध हो रहा है और आज वे स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। नर्सिंग एड हूँ। उसके बाद मैं 2 साल पहले मैं बहुत ब्लड मेरा बहुत कमी हो रहा था, मेरा ब्लीडिंग होता था। जब भी मेंस पीरियड होता है हमको बहुत ब्लीडिंग होके मेरा यूट्रस को मतलब ओवारी को पूरा निकालना पड़ा है। तब हमको ब्लड का बहुत ज़रूरी था, उसका ब्लड नहीं मिलता था। मेरा ये रमेश बेटा ने हमको बहुत मदद किया है।
4 बोतल ब्लड चाहिए था हमको, वो सफिशिएंट हमको कहीं से उनको अरेंज करके हमको दे दिया। मेरा ब्लड बी नेगेटिव है, वो मिलना ही बहुत मुश्किल है हमको। तो बेटी ने गुवाहाटी में भी है, उन लोग डिब्रूगढ़ में भी, मेरा घर सामने में है सिलापत्थर है, सब लोग हमको वहाँ जाओ हॉस्पिटल ऐसा बोल रहा था। हम बोला नहीं, मेरा ये हॉस्पिटल अपना हॉस्पिटल है ना, मरने से भी बचने से भी हम अपना डॉक्टर के पास में यहीं में बैठेगा ऐसा बोल के हम अपना जीत से बैठा था। जैसा हम जीत से बैठा है ऐसे हमको भगवान भी हमको हेल्प किया है। ये रमेश बेटा ने नहीं होने से हमको बहुत ही तकलीफ होना था। एक्चुअली ब्लड डोनेशंस इसलिए इम्पोर्टेंस है, एक तो ब्लड डोनेशंस पहला चीज़ तो लाइफ सेविंग, ये लाइफ सेविंग एक्ट जो ज़िंदगी देना और ज़िंदगी को सेव करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है, इसलिए ब्लड डोनेशन ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, ब्लड डोनेशन इसलिए भी ज़रूरी है, बहुत लोग अक्सर समझते हैं कि मैं ब्लड देता हूँ, लोगों का लाइफ सेव करता हूँ, वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप ब्लड दे के किसी का लाइफ सेव भी करते हो, साथ ही साथ आप अपने आप को भी मेंटेन रखते हो, अपने हेल्थ को मेंटेन रखते हो। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि मेडिकली ये प्रूफ है, जो रेगुलरली ब्लड देते हैं उनको कैंसर जैसा बीमारी भी होना कम होता है, रिस्क कम हो जाता है, उनका जो ब्लड प्रेशर लेवल। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।